वेलकम टू साइंस मस्ती। साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब हम लोग कुछ पेजेज में जो क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ डिफ्यूजन? इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। अब डिफ्यूजन क्या चीज़ होता है? डिफ्यूजन सिंपल सा प्रोसेस होता है कि यहाँ पर अगर ज़्यादा कोई सब्सटेंस और यहाँ पे कम है तो यहाँ से निकल कर यहाँ चला जाता है। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसके पास स्किन होते हैं, तो उस स्थिति में स्किन और वो क्या कहते हैं क्लोथेज पहनते हैं, बहुत सारा चीज़ ऐसा पहनते हैं जिनसे कि यह पॉसिबल नहीं होता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स में नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। सारा जो सेल्स होगा वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रह सकता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल्स। इस कारण जो सिंपल डिफ्यूजन होगा उससे 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 आपको क्या होगा कि सारा रिक्वायरमेंट जो होगा वह पूर्ति नहीं हो सकता है। कह रहा है व्हाट आर द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो इसके बारे में भी पहले ही मैंने बताया। एनी विजिबल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रीदिंग, ग्रोइंग इज जनरली यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। जो भी दिखाई देने वाला मूवमेंट है जैसे कि वॉकिंग है, ब्रीदिंग है, ग्रोइंग है, ये सब देखकर हम लोग कहते हैं कि कोई चीज़ जिंदा है या नहीं है। हाउ ओवर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव मूवमेंट, जबकि उसके पास मूवमेंट भी होता है, विच आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आई, जो कि नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता। हम लोगों में ह्यूमन में देखा जा सकता है पर जो आपको प्लांट होते हैं उसमें नहीं देख सकते। देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट इनसाइड द ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। और इस कारण जो मॉलिक्यूलर अर्थात मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है या नहीं है। What are the outside raw material used for an organism? आउटसाइड रॉ मटेरियल मतलब बाहर का रॉ मटेरियल क्या है जो कि एक ऑर्गेनिज्म द्वारा यूज किया जाता है। एन ऑर्गेनिज्म यूजेज आउटसाइड रॉ मटेरियल मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो एक ऑर्गेनिज्म जो कि बाहर का रॉ मटेरियल जो यूज करता है मोस्टली किस चीज़ में करता है? फूड में। और डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। Since life on Earth depends on the carbon-based molecules, most of these food sources are also carbon-based एंड ऑक्सीजन। जो हम लोग के अर्थ पर जो जीवन है वो जनरली कार्बन से बने हुए ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अब कहोगे कि कैसे, तो इसके लिए तुमको पढ़ना होगा कार्बन कंपाउंड चैप्टर, जब आएगा तो उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड ऑक्सीजन, तो हम लोग को जनरली जो जीवन होता है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन बी क्वाइट वेरीड डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। जो रॉ मटेरियल होता है वो डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है उसकी कम्प्लेक्सिटी पे। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखिए चौथा क्वेश्चन है व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। कौन प्रोसेस को आप कंसिडर कर सकते हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है? तो देखिए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, इट आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, ये तो सब जानते हैं। उसके बाद फिर आ गया ऑटोट्रॉफिक में और हेटरोट्रॉफिक में क्या अंतर है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते ही हैं, यहाँ से नोट भी कर सकते हैं इसको। फिर आ रहा है वाई डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कहाँ से जो रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस का वो प्राप्त करते हैं? तो CO2 एनवायरनमेंट से देखो कहाँ से करते हैं। द फॉलोइंग रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ये जो कुछ रॉ मटेरियल वो ज़रूरत होती है। पहला है द रॉ मटेरियल CO2 इंटर्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमाटा। जो रॉ मटेरियल होता है CO2 वो एटमॉस्फेयर से स्टोमाटा में पहुंचता है।
एटमोसफेयर मतलब से मिलता है CO2। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द सॉइल बाय द प्लांट रूट्स। वाटर किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? सॉइल के द्वारा, प्लांट रूट से किया जाता है। सनलाइट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट टू मैन्युफैक्चर फूड इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल एंड द ग्रीन प्लांट ऑफ द प्लांट। चलिए, ये सब तो इजी क्वेश्चन है, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। फिर आ रहा है व्हाट आर द रोल ऑफ एन एसिड इन आवर स्टोमक। तो रोल ऑफ एसिड या HCl कहो इन आवर स्टोमक है किल्स द जर्म्स को मारता है, बैक्टीरियाज को मारता है जो कि फूड में आता है। मेक द फूड को एसिडिक बनाता है। एंड पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन। और पेप्सिन क्या कर सकता है कि उसके यूज के द्वारा डाइजेस्ट कर सकता है प्रोटीन को। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है? तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सच एज एमाइलेज, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो है सच एज एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्राइप्सिन etc हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपल वंस। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे कि एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, पेप्सिन हो गया, ट्राइप्सिन हो गया, यह सब हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ने में, चेंज करने में। दिस सिंपल पार्टिकल्स कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय ब्लड एंड दस ट्रांसपोर्ट टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? इजीली एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। दो सिंपल पार्टिकल्स को इजीली एब्जॉर्ब किया जा सकता है ब्लड के द्वारा और इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है बॉडी सेल्स को। और बॉडी सेल्स को इससे क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा फूड के ट्रांसपोर्टेशन से। हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो इसके लिए उसमें क्या होता है? विली होता है, जो कि विली क्या करता है? जगह को बनाता है। चलिए देखिए, पढ़ लीजिए इसको भी। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियन ऑफ टीनी फिगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको विली कहते हैं। दिस विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। ये जो विली होते हैं इंक्रीज करता है सरफेस एरिया के फूड एब्जॉर्बेशन के लिए। विद इन दिस विली मेनी ब्लड वेसल आर प्रेजेंट दैट एब्जॉर्ब द फूड। वो क्या होते हैं? एब्जॉर्ब द फूड करते हैं एंड कैरी इट टू द ब्लड स्ट्रीम। और इसको क्या करता है? ब्लड स्ट्रीम तक कैरी करता है। the blood stream, the absorbed food is delivered to each and every cell of the body. फिर आ रहा है कि what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with। तो क्वेश्चन आ रहा है कि क्या क्वेश्चन है व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। कि एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको क्या क्या कितना फ़ायदा होता है आपको एक्वाटिक एनिमल की तुलना में ऑक्सीजन लेने में। अब चूँकि एक्वाटिक एनिमल का मतलब हो गया पानी में रहने वाला। अब पानी में क्या रहता है कि फेयरली जो ऑक्सीजन की मात्रा होता है लो होता है, तो उसको क्या होगा कि एक निश्चित मात्रा में ही ऑक्सीजन मिलेगा। पर जो मनुष्य है या कोई भी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, उसको क्या है कि बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। चूँकि ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है वो वाटर में क्या होता है? फेयरली लो होता है अगर तुलना करो एयर की मात्रा में। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा ज़्यादा तेज़ होता है आपको एक्वाटिक एनिमल में, अर्थात हम लोगों से ज़्यादा वो ज़्यादा तेज़ी से रेस्पिरेशन करता है। देयरफॉर अनलाइक एक्वाटिक एनिमल टेरेस्ट्रियल एनिमल डू नॉट हैव सो वेरियस एडेप्शन फॉर बेटर गैसियस एक्सचेंज। इस कारण क्या होता है ना कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है उसमें कोई वेरियस टाइप का आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं दिखाई देता है। सारा चीज़ रेस्पिरेशन के तहत ही होता है। पर इसमें जो होता है गिल्स है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म के अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं जिसके द्वारा
ऑक्सीजन का, जिसके द्वारा जो गैसियस एक्सचेंज होता है। What are different ways in the glucose is oxidized to provide energy in various organisms। अब पूछ रहा है कि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके वेरियस कैसे एनर्जी को प्रोवाइड किया जाता है वेरियस ऑर्गेनिज्म में। ग्लूकोज इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू सेल साइटोप्लाज्म। सबसे पहले ग्लूकोज होता है सेल साइटोप्लाज्म में ब्रोक डाउन होता है, इसका ब्रेक डाउन होता है इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरूवेट। कितने 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, जिसको पायरूवेट कहते हैं। पायरूवेट इज फर्दर ब्रोकन डाउन इन द फॉलोइंग वेज टू प्रोवाइड एनर्जी। अब चलिए देख लेते हैं, हम लोग इसको समझते हैं कि पहले जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स था अर्थात C6H12O6 जो कि होगा ग्लूकोज, उस साइटोप्लाज्म जो होता है सेल के, वहाँ पर क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अब चेंज हो गया पायरूवेट में। कितना 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में अब प्लस दे दिया हमको एनर्जी। अब ये जो है चेंजिंग होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ये चेंजिंग होगा तो आपको क्या दे देगा, ईस्ट बनाएगा। एब्सेंस ऑफ ईस्ट की उपस्थिति में तो आपको बना दिया इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गया। कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स में, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स में हो गया। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाएगा, यहाँ पे भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल रहेगा। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब देख लो जो साइटोप्लाज्म में वर्क हो रहा था, बात समझो यहाँ पे बढ़िया से कि कार्बन का ग्लूकोज का जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स था उस साइटोप्लाज्म में सबसे पहले चेंज हो गया पायरूवेट में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। कहाँ पर, तो साइटोप्लाज्म में। अब हुआ कि यहाँ से जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स था, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो ईस्ट बन जाएगा, दैट इज इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट में ये कह रहा है, मतलब ईस्ट जो होते हैं उसमें ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बना देगा। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन रहा इन एयर इन आवर मसल सेल, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी हमारे मसल सेल में होती है तो ये बना देगा लैक्टिक एसिड बना देगा और प्लस एनर्जी देगा। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी देगा, जो कि हमारे रेस्पिरेशन में होता है, जिसे आपने पढ़ा है। अब क्वेश्चन आता है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेड कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में, तो हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू ऑल द बॉडी सेल्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। हेमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को बॉडी सेल्स को पहुंचाता है, किस चीज़ के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। द हेमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड गेट अटैच्ड टू O2 molecules that are obtained from breathing. It thus form oxyhemoglobin and the blood becomes oxygenated. जो होमोग्लोबिन पिगमेंट होता है ब्लड, जो कि ब्लड में प्रेजेंट रहता है, अटैच्ड रहता है, वो O2 मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ऑब्टेन करता है ब्रीदिंग के द्वारा, सांस लेने की प्रक्रिया के द्वारा। उसके बाद इसको क्या करता है हेमोग्लोबिन उसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन करके उसको ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देता है, ऑक्सीजन युक्त कर देता है। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि हेमोग्लोबिन जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। जब इसको ब्लड मिलता है तो ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाकर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देता है। आफ्टर गिविंग अवे O2 इन द बॉडी सेल्स ब्लड टेक्स CO2। अब जब ब्लड को आफ्टर गिविंग अवे O2 को जब वो बॉडी सेल्स को दे देता है ब्लड, तब ब्लड को क्या मिलता है, CO2 मिलता है। अब CO2 जो मिलता है ये इन प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है, मतलब सबसे अंतिम प्रोडक्ट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का। नाउ द ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड। अब ब्लड क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। सिंस हेमोग्लोबिन पिगमेंट हैज लेस एफिशिएंसी फॉर CO2 is mainly transported in dissolved form. This deoxygenated blood give CO2 to long alveoli and take it CO2 in return. चूँकि जो
पिगमेंट हेमोग्लोबिन होता है, इसकी कम शक्ति होती है CO2 को लेने की, तो ये कम लेता है। तो ये क्या करता है, ब्लड जो होता है CO2 को जनरली भेज देता है फिर लंग्स को, और लंग्स फिर उसको क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए एट्रियम के पास भेजता है, और इस तरह से प्रोसेस हो जाता है, जो कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था। हाउ आर लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब क्या होता है, तो एल्वेली के बारे में मैंने बताए थे कि एल्वेली कैसे होता है, 300 से 350 मिलियन होता है। तो क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज वाला ही ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेड सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। अब पूछ रहा है कि कौन कौन से कंपोनेंट है ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन में। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, सबके बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा तो समझ जाइएगा। वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और वो हाई एनर्जी देगा, अर्थात बहुत ज़्यादा एनर्जी शरीर को प्रोवाइड करेगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो मेमल्स और जो बर्ड्स होता है उनको अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है आपको एनर्जी की, और एनर्जी कौन देगा, O2। वार्म ब्लडेड एनिमल्स सच एज बर्ड एंड मैमल्स मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय कूलिंग देमसेल्व्स व्हेन दे आर इन हॉटर एनवायरनमेंट एंड बाय वार्मिंग देयर बॉडीज व्हेन दे आर इन कूलर एनवायरनमेंट। जब वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स, उनमें क्या होता है कि अपने बॉडी का टेम्परेचर उनको मेंटेन करना होता है कि वो जब गर्म स्थान पर जाएगा तो अपने शरीर को कूल कर लेगा थोड़ा सा, और जब कूलिंग स्थान पर जाएगा तो वहाँ पर गर्म कर लेगा। तो इस कंडीशन में उसको क्या लगता है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर these animals require more oxygen, O2, for more cellular respiration so that they can produce more energy to maintain their body temperature। इसलिए इनको क्या होता है कि ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर की जो ज़्यादा आपको O2 की ज़रूरत पड़ती है, सेलुलर रेस्पिरेशन की पड़ती है, जिसके कारण कि हम ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करें और अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखें। Thus it is necessary for them to separate oxygenated and deoxygenated blood so their circulatory system is more efficient and can maintain their constant body temperature। इसलिए इनको जो होती है वो ज़रूरत होता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखने का, जैसा कि आप लोगों ने हार्ट वाले में पढ़ा था। अब आता है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। अब प्लांट में क्या होते हैं, तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं वो दो ही होते हैं, जिसके द्वारा होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कंडक्ट वाटर एंड एनिमल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल बाय रूट मतलब रूट के द्वारा टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम ज से है नाम, याद रखना हमेशा ये थ्योरी, ज से है तो ये क्या करेगा, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को करेगा। फ्लोएम क्या चीज़ है, ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड एंड फूड मटेरियल्स फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, पढ़ा दिया गया है, तब भी मैं इसको बता देता हूँ कि द कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यूज, कंपोनेंट जो होता है जाइलम टिश्यू के, ट्रेचिड एंड वेसल्स ऑफ रूट, ट्रेचिड और वेसल जो होता है रूट, स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर। जाइलम टिश्यू के जो पार्ट्स होते हैं, ट्रेचिड्स, वेसल्स ये ट्रेचिड्स एंड वेसल्स उसके जाइलम टिश्यू के पार्ट होते हैं। तो ये सब क्या होता है कि रूट, स्टेम, लिप्स के साथ इंटरकनेक्टिंग रहते हैं, जिससे कि उनको कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर एक बनाता है, कंडक्टिंग चैनल्स दैट रीच ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। और जैसे कि सिंपल सी बात समझो कि यहाँ रूट है, यहाँ पर
प्लांट का स्टेम हुआ, ये हो गया इसका ब्रांचेज हो गया, ये इसमें पत्ता आ गया। तो ये क्या करता है, इस सबको जोड़े रहता है क्या चीज़, जाइलम टिश्यू का जो ट्रेचिड्स एंड वेसल्स होता है, और एक तरह का चैनल बनाकर, और एक एक जैसे यहाँ से पानी चढ़ना शुरू हुआ तो ये ऊपर की ओर गया, यहाँ पर आने के बाद इधर चला गया, इधर चला गया, जिसको ट्रांसपोर्टेशन पुल भी कहते हैं। और इस तरह से उसके इसमें पूरी तरह से पानी का जो काम होता, पानी का ऊपर जाने का काम होता है वो होता है। Transportation creates a section pressure as a result, which is forced into a xylem cells of the root. Thus there is a steady movement of water from the root xylem to all the plant parts through the interconnected water conducting channel. इंटरकनेक्टिंग वाटर कंडक्टिंग चैनल समझ गए कि रूट से स्टेम जुड़ा हुआ है, स्टेम से ब्रांचेस जुड़ा हुआ है, ब्रांचेस से लिप्स जुड़ा हुआ है। और इसमें क्या होता है कि रूट में क्या होता है कि रूट में एक प्रेशर लगता है जिसके द्वारा पानी ऊपर की ओर जाता है। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। अब फूड कैसे ट्रांसपोर्टेड होता है प्लांट में, तो phloem transport food materials from the leaves to different part of the plant body. The transportation of food in phloem is achieved by utilization energy from ATP. प्लांट जो फ्लोएम जो होता है उसमें फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है, फूड और मिनरल्स का होता है लीव्स से लेकर पूरे डिफरेंट पार्ट में। इसमें क्या होगा कि भाई लीव्स से होकर, ये जो लिप्स है इससे होकर डिफरेंट पार्ट में जाएगा, और वाटर में क्या था, रूट से होकर डिफरेंट पार्ट में जा रहा था। तो ये क्या करता है, अब जो फ्लोएम जो रहता है वो सारे चीज़ को सारा जो फूड और मिनरल्स होगा इसको डिफरेंट पार्ट्स में सेंड करेगा ताकि यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी हो सके और एटीपी बन जाए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द osmotic pressure in the tissue increase, causing water to move in it. Thus pressure move the material in the phloem to the tissue which have less pressure. अब इस कारण क्या होता है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज़ होगा, चूँकि यहाँ पे जो खाना बना हुआ है इसका कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा हो गया और इस एरिया में कंसंट्रेशन कम हो गया, मतलब जो ब्रांचेज है या स्टेम है उस एरिया में कंसंट्रेशन कम होगा। तो क्या होगा कि हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की ओर फूड मटेरियल्स बढ़ना शुरू करेगा प्रेशर के कारण। दिस इज हेल्पफुल इन मूविंग मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्लांट। फॉर एग्जांपल द फूड मटेरियल सच एज सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड इन द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एटीपी एनर्जी। और इसके लिए ये लोग क्या चीज़ एटीपी एनर्जी का भी यूज करता है। ये सब आपको बता दिया गया है, तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको एक बार रिवाइज करा दूँ। अब आगे डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। ये आपको बहुत बार बता चुके हैं हमने कि न्यूरॉन का क्या फंक्शंस होता है, तब भी एक बार देख लीजिए कि न्यूरॉन्स में ये होता है ग्लोमेरुलस, बाउमन्स कैप्सूल, ये हो गया ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, फिर हो गया ब्रांच ऑफ रीनल वेन, उसके बाद आएगा कलेक्टिंग डक्ट, ये डक्ट को जमा करता है। ट्रेबिकुलर पार्ट, इसके लिए आप एक बार वीडियो देख सकते हैं इसका जो बनाया गया उसको। क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट राइड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब जो प्लांट होते हैं उसके द्वारा कौन सा मेथड यूज किया जाता है जो उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उससे छुटकारा पाने के लिए। प्लांट आर कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर एक्सक्रेशन देन दोज ऑफ एनिमल्स की तुलना में प्लांट का जो होता है टोटली मतलब पूरी तरह से डिफरेंट स्ट्रेटजी होता है एक्सक्रेशन से छुटकारा पाने के लिए। दे कैन गेट राइड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपायरेशन। ये जो एक्सेस वाटर से छुटकारा पाते हैं ट्रांसपायरेशन के द्वारा होता है। फॉर अदर वेस्टेज प्लांट यूज द फैक्ट दैट many of their tissue consist of dead cell। और दूसरे वेस्टेज के लिए दूसरे जो वेस्टेज होते हैं प्लांट यूज करते हैं ऐसा फैक्ट कि उसका टिश्यू जो होता है कंजिस्ट करता है डेड सेल्स को, एंड
दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट ऑफ सच एज लिप्स। और जब ये डेड हो गया उसका सेल, जैसे प्लांट यहाँ डेड हो गया तो यहाँ तक कि वो अपना प्लांट का जो लिप्स होता है उसको भी छोड़ देता है। जब प्लांट के जो चीज़ को अगर मानो कि उसको बाहर निकालना रहता है तो आप देखते होंगे कि एक समय आता है जब प्लांट अपना सारा पत्ता गिरा देता है। तो वो गिराने का मतलब है वो अपना एक्सक्रेटरी जो ऑब्जेक्ट है, जो थिंग्स उसके अंदर बने, उससे छुटकारा पाने के लिए पूरा लिप्स को गिरा दिया। मैनी बेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लिप्स दैट फॉल ऑफ। बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है कि आपका स्टोर्ड रहो लिप्स में जो कि लिप्स गिर जाता है। अदर बेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एट रेजिन एंड गम। अदर जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रेजिन और गम के रूप में रहता है, एक्सेप्शनली इन ओल्ड जाइलम, ज़्यादातर पर ओल्ड जाइलम से रहता है। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रिएट सम बेस्ट सबस्टांस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और प्लांट जो होता है कुछ बेस्ट जो प्रोडक्ट होता है उसको एक्सक्रिएट करता है सॉइल में भी, अराउंड देम, रूट के अराउंड में। तो मतलब कि ये कैसे किया, एक तो किया कि भाई जो इसका पहला काम था कि जो इसका टिश्यू डेड सेल हो जाता था ये सब जाकर प्लांट के लिप्स में जमा हो जाता है और लिप्स गिरकर सारा जो वेस्ट मटेरियल ख़त्म हो जाता है। दूसरा रेजिन के रूप में कर सकता है या रेजिन गोंद जिसको कहते हैं उसके रूप में करता है। और तीसरा है कि यह अपने रूट के आसपास में वेस्ट मटेरियल को छोड़ देगा। हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेट। अब यू अमाउंट ऑफ यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है और ये कैसे रेगुलेट होता है इसके बारे में पूछ रहा है। द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर एंड डिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी। अमाउंट ऑफ यूरिन जो रहता है वो डिपेंड करता है एक्सेस वाटर पर, वाटर की मात्रा पर, और उसके बाद डिजॉल्व जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है उस पर। सम अदर फैक्टर्स सच एज हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड हार्मोन सच एज एंटी-diuretic हार्मोन ADG also regulate the amount of urine produced। कुछ अदर फैक्टर भी होता है और हैबिटेट्स भी होता है, जैसे कि एक हार्मोन है जिसका नाम है एंटी-diuretic हार्मोन, वो भी क्या करता है, अमाउंट ऑफ यूरिन रेगुलेट करता है। चलिए, होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया हो, ना आया हो तब भी बताए, आया हो तब भी बताए। कोशिश हमेशा जारी है और ये जारी रहेगी कि बहुत सारा क्वेश्चंस कराया जाए आपका। अब अगला जो होगा वो होगा केमिकल रिएक्शंस का।